नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी किशोर जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शकल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लूट गया हो। ऐसा क्या हुआ भाई किशोर? बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो। दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए किशोर जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो बुझे मन से किशोर जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज़्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से बेटे का इंतज़ार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूँ। लेकिन फूटी किस्मत मेरी, कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस ज़माने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क थोड़ी न है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन किशोर जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत ही दलीलें थी। थोड़ी देर बातचीत करके किशोर जी का मित्र तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल बदस्तूर कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा ही ना रही और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ना जाने यह औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे? वह पड़ोस वाले शर्मा जी, 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजाए थे, यह कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मार पीट पर उतर आए। लेकिन उनकी पत्नी गायत्री बेचारी करती भी तो क्या, यह सब उसके बस में तो नहीं था। कोई कसर न होते हुए भी उसे हर बार कसूरवार बना दिया जाता था। और वही बेटियां तो किशोर जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चपात तो उन्हें लगा ही देते थे। एक तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज़ की बात हो गई थी। एक और किशोर जी के सब्र का बांध टूटकर धराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर किशोर की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में यह बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटों से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यहीं ख़त्म हो जाएगा। इस बात पर गायत्री जी ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियां में कोई फ़र्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह भी कल का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन वह बोला, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती है। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है। इसीलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने गायत्री की बात को सीने से खारिज कर दिया। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब किशोर ने गायत्री के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व के पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की कुंती को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। यह देखकर गायत्री की हैरानी का ठिकाना ना रहा। जिस पति को वह आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी यह करतूत देखकर गायत्री के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे।
लेकिन इतना भी अभी काफ़ी नहीं था। कुंती को मालकिन का दर्जा दे दिया और गायत्री उस घर में महज एक नौकरानी बाई बनकर रह गई। परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुधनी थी। अब तो किशोर को शादी के बाद केवल कुंती ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाना, उसे घुमाने ले जाना उसका रोज़ का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वह जैसे भूल ही चुका था और वहीं अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही गायत्री की किस्मत बन गया था। फिर एक दिन कुंती गर्भवती हो गई। अब तो किशोर की माँ ने कुंती को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, यह कहकर कि उनका मनहूस साया उनकी प्यारी बहू कुंती पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से गायत्री के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी और उसकी आंखों से आंसुओं के 2 बूंदें लुढ़क कर उसके गालों तक आ गई। तभी गायत्री की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस क्यों कहती हैं? वह मनहूस नहीं है, बहुत अच्छी है। बेटी की यह बात किशोर जी के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह दृश्य देखकर तो गायत्री को अपने दिल पर बर्छी चलने लगा। एहसास हो रहा था। वह दौड़कर अपने बच्चों का बचाव करने लगी तो उसका पति बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में रहना है तो वैसे ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनहूस सूरत लेकर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज़ अपमान के घूंट पीते पीते गायत्री भी थक चुकी थी। उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से तुरंत निकल गई। किसी ने उसे रोकने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वे लोग तो उसे और उसके 3 बेटियों से छुटकारा पाना ही चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद गायत्री अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। गायत्री अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। गायत्री पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसलिए अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही आसपास की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने भी लगी। उसने ठान लिया था कि वह अपना बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी। उधर गायत्री के घर से निकलने के साथ ही किशोर की दुकान का काम कम होने लगा, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा था, जिसके बलबूते घर का खर्च ज्यों का त्यों चलता रहा। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब किशोर और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। किशोर की माँ अपनी पहचान के किसी पंडित को बुला कर ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ, अनुष्ठान और न जाने कितने ही तरह के व्रत अपनी बहू कुंती से करवाए। और आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार किशोर को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारा घर रोशन करेगा। ऐसा कहते हुए किशोर की माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उधर बेटे के पैदा होने के 6ठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए किशोर के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादगी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी। ढोल बजवाए गए। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी, परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। इसीलिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर
किशोर ने जैसे तैसे वह कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो किशोर अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नज़रअंदाज कर देता था, वही अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन किशोर की माताजी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूर्ण करने के बाद कोई नौकरी ना करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोले। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह एक लड़की को पसंद करने लगा और धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, यह जानकर बहुत खुश हुए। बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होते साथ ही उसकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई और बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे आकाश को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, यह सोच सोचकर किशोर परेशान था, परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसीलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची ज़मीन भी बेचने का फैसला कर लिया। यह सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने और अपने बेटे की भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेज़ी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर बेटे बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या ज़रूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का इंतज़ाम भी कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि किशोर और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु बेटे बहू द्वारा समझाए जाने पर वह अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गए। यह सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इस सब का मालिक बेटा ही होगा। और अपना मकान बिकवाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि किशोर का मित्र था, उसे फ़ोन किया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। यह सुनकर उसका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर निछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उस सब को दांव पर लगाने के बाद तुम अब अपना मकान भी बेचने को तैयार हो। यह बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर किशोर जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल वह दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो बेटा होता है। और मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन किशोर, वह मकान तो तेरे माता पिता की निशानी है। एक बार बेचने से पहले विचार ज़रूर करना। अरे विचार क्या करना है, सब कुछ उसी का तो है, किशोर ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताई, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ? क्या यह सोचा है? अरे मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से
आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए किशोर जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें आकाश जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब किशोर जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है, इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद किशोर जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी बिक गए। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया और माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटा कर भी बेटे के प्रेम में पड़े किशोर और कुंती अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल मिलाकर 12 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा आकाश ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया, जब एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। आकाश और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता किशोर जी को आकाश ने वेटर्स पर नज़र बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी किशोर जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक परेशानी यह खड़ी हो गई, खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ़ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ़ मिला भी तो उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर आकाश और उसकी पत्नी के होश ही उड़ गए। आखिरकार मान महसूस कर वे लोग एक शेफ़ को ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए राज़ी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार सब छुट्टी पर होता तो कुंती जी सारी रसोई संभाल लेती। इधर आकाश और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान थे कि लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते। यह देखकर बहू के मन में एक खुरापाती आइडिया आया। वह रसोई घर में गई और शेफ को खाना ठीक से न बनने पर डांटने लगी और कहा सुनी होने पर उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब आकाश यह सोचकर परेशान हो गया कि शेफ का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती हैं? जब तक कोई अच्छा शेफ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया करें। खाना तो वह बहुत अच्छा बनाती हैं, और वैसे भी शेफ को उसकी मुँह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से खाना बनवाएंगे तो उनकी मदद करवाने के लिए एक हेल्पर रख लेंगे। हेल्पर तो कम तनख्वाह में मिल जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर आकाश अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? कुंती जी ने कहा। तो आकाश बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही आकाश खुशी से झूम उठा और बोला, यह हुई ना बात। मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी हल कर देगी, और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना सकता। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही कुंती जी बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीज़ें लोगों को इतनी पसंद आती है। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। यह सारी बातें सुनकर किशोर जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में भला क्या एतराज़ हो सकता है।
अब देखो, जब काम ज़्यादा होता है, मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। फिर कुंती बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है कुंती, ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर किशोर जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिस कारण शहर के बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। आकाश के होटल में भी उन लोगों ने 11 कमरा बुक करवाई। आकाश के लिए यह कमरा कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी यह थी कि केवल 10 कमरे खाली थे, क्योंकि 11वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में आकाश घूम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहाँ से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक कमरे के 5,000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, तो हम यह मौका थोड़े ही न छोड़ेंगे। फिर आकाश बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे। रसोई घर में, और कहाँ। रसोई घर में तो बहुत जगह है, आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए उनका इंतज़ाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर आकाश ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिन के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे किशोर जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, कहीं मित्र की कही बात सच ना हो जाए। सोच सोचकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा था। उधर उनकी पत्नी कुंती को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की ही बात है, यह सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। कुंती जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर किशोर जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने किशोर जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज़ लगाई, अरे वो वेटर। किशोर जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा कि आपने मुझे वेटर कहा, और नहीं तो क्या। वेटर को वेटर कर नहीं बुलाऊंगा तो क्या सेठ जी कहकर बुलाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने साथियों की ओर देखकर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आओ। लेकिन सर, हमारे यहाँ यह सब नहीं मिलता, किशोर जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं यह काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वहीं जाकर खा लीजिए। किशोर जी गुस्से में बोले। आदमी आग बबूला होते हुए बोला, क्यों, तू नवाब है का। किशोर जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर किशोर जी वहाँ से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में आकाश को आवाज़ दी और किशोर जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वह आदमी। कोई नहीं, वह तो वेटर है, आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वह तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था, उस आदमी ने कहा। तो आकाश बोला, अरे नहीं नहीं, वह मेरे पिता नहीं है, गांव से हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करता था। यह बूढ़ा गरीब आदमी ईमानदार था तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसीलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा तो यह बात है, मेरे सामने जुबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोल कि मुझसे माफ़ी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें किशोर जी खड़े हुए सुन रहे थे। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी आकाश ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान समान होते हैं, आपको कोई हक नहीं आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफ़ी मांगिए। अरे कमाल करते हो तुम,
मैं किस लिए उससे माफ़ी मांगूं? गलती उसने की है, मैंने नहीं। मैं केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीठ शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसों की धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो माफ़ी मैं क्यों मांगूं? इस समय आकाश अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बात समझ नहीं आता? जब मैंने कहा माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर आकाश ने उन्हें बाजार से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए चुपचाप मीट और शराब लेने चले गए, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्होंने अपने मित्र की वह चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते कुंती की जी बेहाल हो रही थी। आज उनका हेल्पर भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर पूरा रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर लेट गई। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, यह देखने के लिए जैसे ही आकाश रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहाँ लेटे हुए पाया। यह देखते ही वह माँ पर भड़क पड़ा। वहाँ इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। वह बेटा, गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी देर लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जियां मैं तैयार कर रखी हूँ, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वह काम तुम बहू से करवा लो, मुझे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर आकाश ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा तो वह भड़क गई, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए जलते भुनते हुए वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में आकाश अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर हुआ है और कमजोरी भी बहुत है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए, इसीलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, यह सोचकर आकाश ने डॉक्टर से कहा, नहीं नहीं, हम इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयाँ दे दीजिए, ज़रूरी हो तो इंजेक्शन भी दे दीजिए, हम इनका घर पर ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वह नहीं माना और दवाई लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर कुंती जी फिर से काम पर लग गई। किशोर जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो, लेकिन अब तुम्हारी माँ यह काम नहीं करेगी। आपकी बहू से यह सब काम नहीं होगा, मैं जल्दी ही शेफ का इंतज़ाम करूँगा। ऐसा कहकर आकाश चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण कुंती जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। तभी आकाश को खाना जलने की बू आई। तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, यह दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इससे कोई काम नहीं होगा। तभी किशोर जी की आवाज़ सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर, अपनी सारी पूंजी हमने तुझ पर कुर्बान कर दी, यह सोचकर कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बना कर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बना कर रख गए हैं। अपनी पत्नी के पास जाकर उसे झंझोड़ते हुए बोले, कुंती क्या हुआ, उठो, अब यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊँगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। लेकिन यह सब सुनने के लिए कुंती जी जीवित ही कहाँ थी।
किशोर जी चिल्लाते रह गए, लेकिन उनकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती कुंती, कहते हुए किशोर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वह अपना सब कुछ खो चुके थे। सब कुछ गंवाकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले अपना ही खून क्यों ना हो, भले ही उसे जी जान से प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देते हैं। सोचते सोचते ही किशोर जी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो किशोर जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम यह हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुम्हें अपनी ही माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिला कर रहूँगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और तेरी सारी करतूत के बारे में बतलाऊँगा। ऐसा कहकर किशोर जी वहाँ से तेज़ी से निकल गए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए वह पैदल ही चलने लगे। काफ़ी दूरी तय करके हाँफते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फ़ोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेन दर्ज नहीं की तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, जो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। यह बात सुनकर किशोर जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक के पास ऑफिस चले गए और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरते देख पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उठाया और सामने कुर्सी पर बिठाया, फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा तो किशोर जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उसके सामने बयान कर दिया। अब यह सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, तू भी न बिटिया, सुबह सुबह भूखे पेट ही चली आई। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, ड्राइवर के साथ भेज देते। माँ बेटी में यह सब बातें चल रही थी कि तभी किशोर जी की नज़र पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही वह तो जैसे सुन्न रह गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी गायत्री थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी गायत्री भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए गायत्री ने अपने पति के पैर छुए। कितने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर किशोर जी गायत्री के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो गायत्री, मुझसे बहुत भयंकर भूल हो गई। शायद इस भूल की सज़ा ही भगवान मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के लिए भी खिलाफ था। कहते कहते किशोर जी की सिसकियाँ भरते हुए हाँफने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वह बेटियां आज बुलंदियों के शिखर को छू रही है। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही है। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को दुत्कार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज इसी बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था गायत्री, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था।
सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया, उस लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहते कहते किशोर जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा घातक पहुंचा कि इस समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह तो इस दुनिया से जा चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाए, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।